हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम दलित विमर्श को पढ़ेंगे, जिसमें हम मूलतः दलित विमर्श की अवधारणा और आंदोलन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार दलितों के उत्थान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन का उदय हुआ। और इन आंदोलनों में हम ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जी के योगदानों की भी चर्चा करेंगे। अगर आप पोल साइंस ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स या बीए प्रोग्राम कोर्स से अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं तो या फिर आप एमए या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है दलित विमर्श, अवधारणा और आंदोलन। आप दलित से क्या समझते हैं? ठीक, वाल्मीकि जी ने दलित शब्दों का बहुत ही आसान शब्दों में इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि दलित यानी दलन किया हुआ या कुचला हुआ। इसके तहत हर वह व्यक्ति आता है जिसका शोषण या उत्पीड़न हुआ हो। दलित समुदाय के लोगों को भेदभाव बचपन से ही झेलना पड़ता है। भले ही आज समाज ये कहे कि अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, लेकिन फिर भी मानसिकता में ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। और यदि आया भी है तो बस इतना ही कि किसी दलित के सामने ये ना कहकर उसके मुंह फेरते ही हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने से नहीं रोक पाते हैं। शहरों में आज भले ही थोड़ी सी स्थिति बदली हो, लेकिन गांव और कस्बों में अभी भी स्थिति पहले जैसी ही है। बचपन में ही दलितों को उनके वर्ण का एहसास उन्हें दिला दिया जाता है कि आप दलित हो। ठीक, तो यहाँ हमने दलित को समझा कि दलित क्या होता है। अब हम जानेंगे विमर्श को कि विमर्श क्या होता है। तो दलित विमर्श वो साहित्य के माध्यम से वर्ण व्यवस्था का विरोध करके मानव मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष करता है। ठीक, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। दलित साहित्य जगत में पिछले कुछ सालों में दलित चेतना, अब यहाँ एक वर्ड आता है कि आप दलित चेतना से क्या समझते हैं। तो दलित चेतना वो अलगाववाद की जगह समता, एकता और भाईचारे का समर्थन करती है। ठीक, तो हिंदी साहित्य जगत में पिछले कुछ सालों में दलित चेतना और दलित साहित्य को लेकर काफ़ी जोर शोर से विचार विमर्श चल रहा है। इनमें वह साहित्यकार भी शामिल है जो दलित समाज से आए हैं और वह भी जो कथित रूप से स्वर्ण है, यानी पिछले कई वर्षों से है दलित के उत्थानों के लिए काफ़ी साहित्यों की रचना की जा रही है और उसमें दलित चेतना को उजागर किया जा रहा है। विवाद के कई मुद्दे हैं, मसलन दलित किसे माना जाना चाहिए, यानी ऐसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि दलित किसे माना जाना चाहिए, ये एक विवाद का मुद्दा बन के रह गया। उन्हें माना जाना चाहिए जो जन्म से अवर्ण है, जिन्हें हिंदू समाज ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र माना है, या फिर उन्हें अछूत समझना चाहिए जो शूद्र और अछूत ये दोनों श्रेणियां जन्म के आधार पर होती है। अर्थात इस श्रेणी में आने वाले लोगों के साथ आर्थिक और सामाजिक भेदभाव इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका जन्म ऐसे समाजों में हुआ है जिन्हें उत्पीड़ित और शोषित करना समाज के दूसरे वर्णों अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। तो यहाँ पर किसे माना जाना चाहिए दलित, इसके दो पॉइंट बताए गए हैं। पहला कि उसे, जैसे कि ब्राह्मण समाज ने प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र जाति में जन्म के आधार पर दलित कह दिया है, उन्हें माना जाना चाहिए, या उन्हें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें दलित माना जाना चाहिए। किसे माना जाना चाहिए ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक, दलित के अंतर्गत क्या उनकी भी गिनती की जा सकती है जो जन्म से शूद्र या अछूत नहीं होते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति अछूत समाज से किसी भी अर्थ में भिन्न नहीं होती। यहाँ पर ये बताया जाए कि दलित समाज में क्या उसे भी दलित माना जाना चाहिए जो कि आर्थिक व्यवस्था से तो अच्छे हैं, लेकिन वो दलित समाज में पैदा हुए हैं, इसीलिए क्या उन्हें दलित माना जाना सही है या नहीं, ये भी यहाँ पर विवाद बना हुआ है। स्पष्ट है ही दोनों प्रकार के समाजों में प्रताड़ना का रूप एक सा नहीं होता। जन्म की वजह से लगातार उत्पीड़न और अपमान झेलते रहने वाले व्यक्ति की पीड़ा की तुलना सिर्फ इसी तरह के अन्य उत्पीड़नों से की जा सकती है। ठीक, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सशक्त है लेकिन दलित समाज में पैदा हुआ है, उसे भी दलित का जो उत्पीड़न सहना पड़ता है वो उसको भी सहना पड़ता है अन्य व्यक्तियों की तरह। तो यहाँ पर दोनों व्यक्तियों की जो व्यथा है वो समान है। मसलन अफ्रीका के काले लोगों
का उत्पीड़न उन्हें सिर्फ इसलिए उत्पीड़न किया जा रहा था कि वे काले पैदा हुए हैं। इसकी मिसाल है स्त्री का शोषण। ठीक, यानी स्त्री का शोषण आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जो है प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही जो है स्त्रियों का शोषण किया आ रहा है। स्त्री का शोषण और अपमान केवल इसलिए किया जाता है क्योंकि वह स्त्री के रूप में पैदा हुई है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी कई बार जो है इस तरह की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन धर्म ऐसी पहचान है जिसे व्यक्ति जीवन में जब चाहे बदल सकता है, जबकि जातिगत पहचान को बदलना असंभव सा है। तो ये आप यहाँ पर समझ रहे होंगे, ये बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म के साथ कुछ ऐसी पहचानें लेकर पैदा होता है जिनका चयन वह अपनी मर्जी से नहीं करता है। यानी जो व्यक्ति पैदा हो रहा है वो ये सोचकर नहीं होता कि वो लड़की बनेगा या लड़का बनेगा। ठीक, यानी ये तो नेचर की देन है, लेकिन जो समाज उसको बतला देता है कि तुम लड़की हो और तुम लड़का हो। ये आप समझ ही रहे होंगे। दूसरे शब्दों में वह उसका अर्जन नहीं है, बल्कि उसकी ऐसी स्थिति है जिसका संबंध उसके जन्म से है, ना कि उसके कर्म से। आधुनिक समाज ऐसी किसी धारणा को मान्यता नहीं देता जिसके अनुसार व्यक्ति का जन्म, उसके हालात, उसके शरीर की संरचना आदि बातें उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो। अब हम जानेंगे दलित शब्द से अभिप्राय कि दलित शब्द का मतलब क्या है, जिससे कि हमने पहले भी थोड़ा सा देख लिया। अब उसकी जानकारी जो हम और अच्छे से देखेंगे। दलित विमर्श आज के युग का एक ज्वलंत मुद्दा है। भारतीय साहित्य में इसकी मुख्य अभिव्यक्ति हो रही है। दलित साहित्य को लेकर कई लेखक संगठन बन चुके हैं और आज ये एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। स्वाभाविक रूप से साहित्य, समाज और राजनीति पर इसका व्यापक असर पड़ रहा है। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि जो दलित विमर्श है वो आज के समय का जो एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है और भारतीय साहित्य में जो है इसके ऊपर काफ़ी रचनाएं की जा रही हैं। दलित साहित्य को लेकर जो है कई संगठन भी बन चुके हैं और आज जो है दलित साहित्य एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। और इसका प्रभाव हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो साहित्य में देखने को मिलता है, समाज पर और राजनीतिक पर जो है दलित शब्द का या फिर दलित विमर्श का प्रभाव देखने को मिलता है। अब दलित शब्द का अर्थ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वाल्मीकि जी ने सरल शब्दों में कहा है, जिसका दलन या दमन हुआ हो। ठीक, दलित लेखक कंवल भारती क्या लिखते हैं कि दलित वह है जिस पर अस्पृश्यता का नियम लागू किया गया है और जिसे कठोर और गंदे काम करने के लिए बाध्य किया गया हो, जिसे शिक्षा ग्रहण करने और स्वतंत्र व्यवसाय करने से मना किया गया है और जिस पर संछूतों ने सामाजिक निर्योग्यताओं की संहिता लागू की, और वही दलित है। और इसके अंतर्गत वह जातियाँ आती है जिससे अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है। तो ये जो है कंवल भारती ने कहा है कि दलित वह है जिस पर कि अस्पृश्यता के नियम लागू किए जाते हैं कि आप दलित जाति से हैं तो आपके ऊपर ये व्यवसाय थोपा जा रहा है और आप इसी काम को करेंगे, इसके अलावा किसी और के काम को नहीं करेंगे। और उन्हें जो है शिक्षा से भी दूर रखा जाता है, उनको शिक्षा भी ग्रहण नहीं करने दिया जाता है और उन पर ब्राह्मण समाज द्वारा जो नियम थोपे जाते हैं वो उन्हीं को लागू करना होता है। ठीक, इसी तरह दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से, यहाँ पर जब हम दलित साहित्य से समझेंगे कि दलित साहित्य से क्या अभिप्राय है। दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों ने स्वयं अपनी पीड़ा को वाणी दी है। यानी दलित साहित्य जो है कौन से साहित्य से है, जिसमें जो है दलित अपनी पीड़ा को बताते हैं। जैसे कि आप अंबेडकर जी के एग्जाम्पल को ले सकते हैं कि अंबेडकर जी ने जो कुछ भी लिखा है दलित साहित्य के ऊपर, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उन्होंने जाति उन्मूलन में बताया है। वो उनकी एक जो है कविता है या फिर जो भी है, उसमें वो लिखते हैं कि किस प्रकार से जो है ब्राह्मण समाज जो है जाति के आधार पर दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक, और उनका शोषण करते हैं। दलित साहित्य में जो है दलित अपने जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है वो उसको उस साहित्य में व्यक्त करते हैं। अब कंवल भारती क्या कहते हैं? कंवल भारती कहते हैं कि वास्तव में दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य की कोटि में आता है। ठीक, तो यहाँ पर आपने समझा कि दलित साहित्य क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे दलित आंदोलन। तो दलित साहित्य का वैचारिक आधार क्या है? डॉक्टर अंबेडकर जी का जीवन संघर्ष। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि दलित साहित्य जो लिखते हैं, जितने भी लेखक लिखते हैं, वो
डॉक्टर अंबेडकर जी से काफ़ी जो है उनके वैचारिक आधार पर लिखते हैं। ज्योतिबा फूले तथा महात्मा बुद्ध का दर्शन उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि है। सभी दलित रचनाकार इस बिंदु पर एकमत है कि ज्योतिबा फूले ने स्वयं क्रियाशील रहकर जो है सामंती मूल्यों और सामाजिक गुलामी के विरोध का स्वर तेज किया है। यानी ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि दलित साहित्य एवं स्त्री विमर्श को लेकर जो है ज्योतिबा फूले जो है उन्होंने काफ़ी उत्पीड़न सहा है। वो जो स्त्री को शिक्षित करना चाहते थे और इसलिए जो उन्होंने स्कूलों की स्थापना की और उन्हें पढ़ाना भी शुरू किया। ये सब जो कहानियाँ आपको पहले से ही पता होंगी, जिनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ब्राह्मणवादी सोच और वर्चस्व के विरोध में उन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। यही कारण है कि दलित रचनाकारों ने ज्योतिबा फूले को अपना विशिष्ट विचारक माना, वहीं डॉक्टर अंबेडकर को अपना शक्ति पूर्ण स्वीकार किया। तो यहाँ पर फिर से एक फैक्ट आता है कि दलित साहित्य जो लिखते हैं, दलित जो रचनाकार हैं, वो ज्योतिबा फूले को अपना विशिष्ट विचारक मानते हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी को अपना शक्तिपुंज मानते हैं। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अनेक स्थलों पर जोर देकर कहा है कि दलितों का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। दलित चिंतन में राष्ट्र पूरे भारतीय परिवार या कौम के रूप में है। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी क्या कहते हैं कि दलितों का उत्थान जब होगा तभी जो है राष्ट्र का उत्थान होगा। और दलित जो चिंतन है वो पूरे राष्ट्र के परिवार या कौम के रूप में है, जबकि ब्राह्मणों के चिंतन में राष्ट्र इस रूप में मौजूद नहीं है। ब्राह्मणों के चिंतन में क्या है, राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, सिर्फ द्विज है। यहाँ ना दलित है, ना पिछड़ी जाति है और ना अल्पसंख्यक वर्ग है। इसलिए जो है हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्रवाद दोनों खंडित चेतना के रूप में हैं। दूसरे शब्दों में वर्ण व्यवस्था ही हिंदू राष्ट्र की मूल आधार है। ठीक, इसलिए कम्बल भारती के शब्दों में जो है दलित मुक्ति का प्रश्न राष्ट्र मुक्ति का प्रश्न है। करोड़ों लोगों के लिए अलगाववाद का जो समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र ब्राह्मणों ने निर्मित किया है, उसने राष्ट्रीयता को खंडित किया था और उसी के कारण भारतीय अपनी स्वाधीनता खो बैठा था। ठीक, यानी धर्मशास्त्र और समाजशास्त्र में जो ब्राह्मणों ने काफ़ी कुछ लिखा था, तो उसमें जो है उन्होंने दलितों को नहीं लिया था, उन्होंने उन्हें दूर किया था। तो ये जो है भारत की राष्ट्रीयता को खंडित करता है, जिसमें कि कहा गया कि भारत अपनी स्वाधीनता खो बैठा था। इसलिए दलित विमर्श के केंद्र में वह सारे सवाल आते हैं जिनका संबंध भेदभाव से है, चाहे ये भेदभाव जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो या फिर क्यों ना धर्म के आधार पर हो। तो ये सारे जो है दलित विमर्श के केंद्र में सवाल उठते हैं। अब दलित चिंतकों का मार्क्सवादी विचारधारा से भी मतभेद है। मार्क्सवादी विचारधारा क्या कहते हैं कि दलित समस्या मूलतः आर्थिक समस्या है। वह इस समस्या को श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं। कौन? मार्क्सवादी विचारक। वो कहते हैं कि दलित समस्या क्या एक आर्थिक समस्या है और इस समस्या को वो श्रम विभाजन की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम विभाजन नहीं है, बल्कि वह श्रमिकों का भी विभाजन है। जाति व्यवस्था द्वारा जो श्रम विभाजन किया गया है वह पसंद के आधार पर विभाजन नहीं है, उसे जो है ब्राह्मणों ने बांट दिया है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी किताब जाति का उन्मूलन, जैसा कि पहले मैंने आपको इसका बताया था, जाति का उन्मूलन, इसमें उन्होंने विस्तार से चर्चा की है कि जाति व्यवस्था हिंदुओं का ऐसा पेशा अपनाने की इजाज़त नहीं देता जो पीढ़ीगत उनका पेशा नहीं है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर जी की मान्यता थी कि संपत्ति की बराबरी ही वास्तविक सुधार नहीं है। समाजवादियों से उनका सवाल था कि क्या वे समाज व्यवस्था में सुधार लाए बगैर आर्थिक सुधार कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्टर अंबेडकर जी जो है जाति के उन्मूलन में ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि आर्थिक आधार जो है जाति का समस्या नहीं है, ये जो है ब्राह्मणों द्वारा जो है बांटा गया एक छल कपट है। अब दलित चिंतकों ने इतिहास की पुनर्व्याख्या करने की कोशिश की है। इनके अनुसार गलत इतिहास के कारण लोगों ने दलितों और स्त्रियों को इतिहासहीन मान लिया है, जबकि भारत के इतिहास में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी दलित चिंतक ऐसा कहते हैं कि जितने भी इतिहास में जो लिखे जा रहे थे साहित्य, उसमें जो है दलितों और स्त्रियों को नहीं लिया गया है, वो जो है इनके बिना ही लिखा गया है। इसीलिए हमारा जो इतिहास है वो इतिहासहीन मान लिया गया है। ठीक, तो उसमें ये बताते हैं कि जबकि इनकी सबसे अधिक
जो है इनकी अधिक भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर जी पहले भारतीय इतिहासकार हैं जिन्होंने इतिहास में दलितों की उपस्थिति को रेखांकित किया है। यानी डॉक्टर अंबेडकर जी जो है पहले इतिहासकार है जिन्होंने इतिहास में दलितों की उपस्थिति दिखाई है। उन्होंने इतिहास लेखन में 2 तथ्यों को स्वीकार किए जाने की बात कही है। पहली बात यह है कि समान भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज़ कभी नहीं रही और भारत 3 प्रकार का रहा। यानी उन्होंने अपने इतिहास में क्या लिखा है कि भारतीय संस्कृति जैसी जो है कोई भी बात नहीं रही। उन्होंने जो है 3 प्रकार का भारत बताया। पहला ब्राह्मण भारत, दूसरा बौद्ध भारत, तीसरा हिंदू भारत। उन्होंने जो है अपने इतिहास में बताया कि प्राचीन जितने भी इतिहास लिखे जा रहे हैं उनमें जो है इन्हीं तीनों का जो है मिलता है, देखने को मिलता है। इनकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ रही हैं। दूसरी बात यह स्वीकार की जानी चाहिए कि मुसलमानों के आक्रमणों के पहले भारत का इतिहास जो है ब्राह्मणों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बीच परस्पर संघर्ष का इतिहास रहा है। जो कोई इन 2 तथ्यों को स्वीकार नहीं करता वह भारत का सच्चा इतिहास जो इस युग के अर्थ और उद्देश्य को स्पष्ट कर सके कभी नहीं लिख सकता। ठीक, यानी जो इन 2 बातों को जो हमने पढ़ा उनको स्वीकार नहीं करता तो उनका जो इतिहास है वो कभी भी सच्चा इतिहास नहीं कहा जा सकता। दलित चिंतकों के अनुसार वास्तव में जिसे हम नव जागरण कहते हैं और जिसकी जो लहर बंगाल से मानी गई है वो गलत है। बंगाल की जो नवजागरण की लहर है वो महाराष्ट्र से चली है। ठीक, और वह लहर थी दलित मुक्ति आंदोलन की जिसने न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान जो है आकृष्ट किया। इस लहर को पैदा करने वाले कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले थे। महात्मा फुले ने 1873 में जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और इसी वर्ष उनकी क्रांतिकारी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित हुई थी। इसी समय जो है रनाडे का प्रार्थना समाज भी अस्तित्व में आया था और इसके 2 साल बाद यानी 1875 में जो है दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। तो दलित आंदोलन जिन महापुरुषों से शक्ति ग्रहण करता है उनमें ज्योतिबा फुले के अलावा केरल के नारायण गुरु, तमिलनाडु के पोरियार रामास्वामी नायकर, उत्तर भारत के स्वामी अच्युतानंद, बंगाल के चांद गुरु और मध्य प्रदेश के गुरु घासीदास आदि प्रमुख हैं। ज्योतिबा फुले के नव जागरण के उपरांत महाराष्ट्र में जो दलित चेतना उभरी उसका राजनीतिक प्रभाव हमें जो है 1923 में देखने को मिलता है जब बम्बई की विधानसभा परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि दलित वर्ग के लोगों को भी सभी सार्वजनिक सुविधाओं और संस्थाओं का जो है उपयोग करने का समान अधिकार मिला है। महाड़ में अछूतों का पानी के लिए सत्याग्रह इसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए था। इसने तत्कालीन राष्ट्रीय परिदृश्य में राजनीति के तीसरे ध्रुव दलित राजनीति को जन्म दिया था और दलितों की सत्ता में भागीदारी दिलाई। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। लेकिन ये जो साइमन कमीशन है इसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा इन सब ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था और जहाँ जहाँ ये साइमन कमीशन गया था वहाँ पर जो है कांग्रेस, मुस्लिम और हिंदू महासभा के जो नेता थे वो लोग साइमन गो बैक के नारे जो है लगाते थे। लेकिन अंबेडकर जी ऐसे व्यक्ति थे जिनके कहने पर जो है दलितों ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था और मांग की कि हिंदुओं से अलग उन्हें भी एक विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग माना जाए और उनके लिए मुसलमानों की तरह ही प्रतिनिधित्व दिया जाए। इतना नहीं, भारत के भावी संविधान की रूपरेखा तय करने के लिए जब लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस की घोषणा हुई तो उसमें जो है दलितों के प्रतिनिधित्व के रूप में कौन गए थे? डॉक्टर अंबेडकर जी और आर श्रीनिवास को आमंत्रित किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में जो है अंबेडकर ने दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचिका मंडल की मांग की थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया था लेकिन कांग्रेस और हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था। गांधी जी उस समय जो है पूना की जेल में थे। उन्होंने जेल में ही जो है दलितों के पृथक अधिकारों के लिए जो है इनके पृथक अधिकारों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। अंत में क्या हुआ? तमाम दबावों और इन समझौते के बाद जो है ये परिणाम सामने आया कि डॉक्टर अंबेडकर जी और गांधी जी ने जो इसे अंतिम रूप
दे दिया। और ये जो है समझौता 1932 में हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता था। यानी अगर मैं इसे सरल शब्दों में समझाऊं तो जब 1931 में जो है गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, उसमें जो श्रीनिवास जी और अंबेडकर जी को आमंत्रित किया गया था, तो वहाँ पर अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचिका मंडल की जो है मांग की थी। तो उनके इस मांग को लेकर जो है गांधी जी ने विरोध कर दिया था। उस समय जो गांधी जी पूना जेल में थे, उन्होंने कहा था कि इनको जो है पृथक निर्वाचिका मंडल नहीं देना चाहिए। तो गांधी जी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अंबेडकर जी अपने बात पर अड़ग रहे। उन्होंने कहा नहीं देना चाहिए। गांधी जी की जो है मृत्यु के हालात पर आ गए थे। तो इसी को देखते हुए जो है सब लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर जी पर दबाव डाला। तो अंबेडकर जी जो है थोड़े से भावुक हो गए और उन्होंने जो है गांधी जी की बात मान ली। इसे जो है पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 1932 में हुआ था। इसके बाद ही दलित राजनीति के गांधीवादी मॉडल का उदय हुआ, जिसमें जो है गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। आज का जो दलित विमर्श है वो हरिजन शब्द को नहीं अपनाता है। इसके पीछे जो है बहुत बड़ा कारण है। आप हरिजन का मतलब समझ के आइए तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं जो है दलित विमर्श में इसको स्वीकारा क्यों नहीं गया। आज़ादी के बाद दलित राजनीति के लिए 1960 का दशक अधिक महत्वपूर्ण है। इस दशक में जो है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर भारत में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदाय में अपना क्रांतिकारी जनाधार बनाया। एक वैकल्पिक दलित राजनीति का उदय हुआ। 80 का दशक दलित राजनीति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 1980 में कांसीराम वामसेफ के माध्यम से भारतीय समाज में एक नया दलित विमर्श लेकर आए। तो यहाँ पर दो ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण बताए गए हैं। एक तो 1960 का अधिक दशक, जबकि जो है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर भारत में जो है इनके लिए क्रांतिकारी जनाधार बनाया था और दलित राजनीति का उदय हुआ था 1960 के दशक में। अब एक है 80 का दशक। ये भी जो है दलित राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1980 में कांसीराम वामसेफ के माध्यम से जो है भारतीय समाज में एक नया दलित विमर्श लेकर आए थे। अब रिपब्लिकन पार्टी के पतन के बाद जो है कांसीराम ने खुद ही उस पार्टी में काम करते हुए नए सिरे से दलित समाज को लामबंद करना शुरू किया। वामसेफ के तहत थी उन्होंने हिंदी में बहुजन संगठन और अंग्रेजी में ऑप्रेस्ड इंडिया पत्रों की प्रकाशन किया। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने बड़े पैमाने पर देश भर के 2 लाख कर्मचारियों को वामसेफ का सदस्य बनाया। इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी आदि सभी तबके के लोग थे। कांसीराम ने दलितों को बहुजन कहा और व्यवस्था से लाभान्वित होते हुए लोगों को मनुवादी नाम दिया। ये दोनों नाम भारतीय समाज और राजनीति के लिए बेहद विचारोत्तेजनक थे और शीघ्र ही ये दोनों नाम प्रसिद्ध हो गए। 1981 में कांसीराम ने DS4 की स्थापना की। यह आंदोलन का वह प्लेटफॉर्म था जिसने आगे चलकर राजनीतिक संघर्ष का रूप धारण किया। 1984 में कांसीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो यहाँ पर हम कांसीराम की जो है भूमिका को देख सकते हैं कि कांसीराम जी ने जो है दलित समाज के लिए क्या क्या किया और कितने साल तक वो संघर्ष करें। अकेले ही उन लोगों को जो है कितना कुछ संभालना पड़ा और अंत में क्या हुआ कि 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। ये पार्टी का नाम आप जानते ही होंगे क्योंकि बहुत फेमस भी है। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धाराएं दिखाई देती हैं। पहली धारा स्वयं दलित जातियों में जन्मे लेखकों की है जिनके पास स्वानुभूतियों का विशाल भंडार है। यानी जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 धाराएं दिखाई देगी। पहली धारा वैसे लेखक आपको दिखाई देंगे जो कि खुद दलित जाति में जन्मे हैं। उनके पास जो है इस चीज़ की जो है अनुभूति होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो उस जाति में जन्मे तो उनके पास अनुभव है कि किस प्रकार से जो उनको उत्पीड़न किया गया है। इसी आधार पर वे मानते हैं कि वास्तविक अर्थों में उन्हीं का सृजन ही दलित साहित्य है। दूसरी धारा हिंदू लेखकों की है जिनके रचना संसार में दलितों का चित्रण सुंदरीय सुर की विषय वस्तु के रूप में होता है। और तीसरी धारा प्रगतिशील लेखकों की है जो दलित को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। तो हमने यहाँ साहित्य की 3 धारा को देखा, तीनों धाराओं के लेखकों को भी देखा। अब दलित चिंतकों के अनुसार अतीत का लोकायत वर्ण व्यवस्था से पीड़ित
दलित जनता का धर्म था, इसलिए दलित विमर्श की परंपरा का उससे गहरा संबंध था। यानी दलित चिंतक क्या कहते हैं कि अतीत का जो लोकायत है वो वर्ण व्यवस्था से पीड़ित दलित जनता का धर्म है, इसलिए जो है दलित विमर्श की परंपरा का उससे गहरा संबंध है। उसने एक ऐसी विचार परंपरा को जन्म दिया जो वेद और वर्ण व्यवस्था विरोधी थी। यह परंपरा बाद में बौद्धों, सिद्धों और नार्थों से होती हुई मध्यकाल तक दलित संतों तक पहुंची। यानी हिंदू समाज में जो इतने भेदभाव हो रहे थे उनको लेकर जो है, उनको देखते हुए जो है कई सारे धर्म सामने आए, जैसे कि बौद्ध धर्म, सिद्धों और नाथों की। आप देख सकते हैं इनके धर्मों को, इनमें जो है सभी लोगों को सामान्य रूप से देखा गया और सभी लोगों के उत्थान की बात कही गई। कबीर ने इसे दलित धारा का रूप दिया और अपने समकालीन हिंदू मुस्लिम समाजों को उद्वेलित कर दिया। दलित संत कवियों का युग जो है 14वीं-15वीं शताब्दी का युग था। आगे की 2 शताब्दियों में हमें इस दलित विमर्श का विकास दिखाई नहीं देता, लेकिन 19वीं शताब्दी में साहित्य की दलित धारा भारत की लगभग सभी धाराओं में पुनः उभरती दिखाई देती है। ठीक, इसका कारण यह था कि इस समय तक भारत में अंग्रेजी राज कायम हो चुका था और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से अछूतों में शिक्षा का प्रकाशन पहुंचने लगा था। इस नवजागरण ने प्राय सभी भाषाओं में दलित रचनाकार पैदा किए, जिन्होंने न सिर्फ अपना साहित्य और अपना इतिहास लिखा बल्कि अपने समय के साहित्य को प्रभावित किया। इनमें सबसे पहला नाम मराठी के महात्मा ज्योतिबा फुले का है। इनकी प्रख्यात रचना गुलामगिरी तथा उनके नाटकों और पंवारा काव्य में पहली बार दलित वर्ग का दर्द यथार्थ रूप में व्यक्त होता है। यानी अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो बहुत ही ईजी था। और यहाँ पर एक ये बात किया गया कि ज्योतिबा फुले जो है उनकी एक रचना है गुलामगिरी। इसमें वो जो है दलित वर्ग के यथार्थवादी दर्द को जो है व्यक्त करते हैं। ठीक, 7वें दशक में जो दलित साहित्य मराठी में उभरा उस पर ज्योतिबा फुले के साहित्य का जो है काफ़ी गहरा प्रभाव दिखाई देता है। अंबेडकर युग से पूर्व के दलित लेखकों में हीरा डोम का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनकी एकमात्र कविता अछूत की शिकायत जो कि 1914 में सरस्वती में छपी थी, ये विशुद्ध रूप से दलित चेतना की कविता है। यानी अंबेडकर के युग में जो है एक दलित लेखक थे हीरा डोम, इनकी एक ही कविता है अछूत की शिकायत जो कि 1914 में सरस्वती में छपी थी। ये जो है विशुद्ध रूप से दलित चेतना की कविता है। इसी के युग के दूसरे महत्वपूर्ण लेखक भी है स्वामी अच्युतानंद, जो कि हरिहर उपनाम से कविता करते थे। वह उत्तर भारत के आदि हिंदू के प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने काव्य, नाटक और अन्य कविताओं के माध्यम से यह स्थापित किया था कि अछूत आदि हिंदू हैं और शेष लोग भारत में बाहर से आए हैं, ऐसा अच्युतानंद जी का कहना था। अब दलित चेतना के हिंदू धारा पर 20वीं शताब्दी के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का प्रभाव है। यह धारा खास तौर से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दलितों के राजनीतिक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। इस धारा में महात्मा गांधी दलितों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं। इस धारा के साहित्यकारों का मकसद है दलितों के प्रति स्वर्ण मन को उदार बनाना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सोहनलाल द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही माधव शुक्ल और रामचंद्र शुक्ल आदि ने इस तरह की कविताएं लिखी जो कि दलित साहित्य को जो है काफ़ी प्रभावित करती है। प्रगतिशील धारा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर प्रेमचंद्र के विषय में दलित चिंतकों का नज़रिया है। प्रेमचंद्र का रचना कर्म में दलित दयनीय स्थिति में तो पर उसमें विद्रोह बिल्कुल भी नहीं है। वह अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से स्वयं डरे सहमे रहते हैं। उनके दलित पात्र धर्म जाल में जकड़े हुए हैं, उनकी आस्थाएं आंधी और अटूट हैं और वह इस सत्य से पूर्णतः अनजान है कि वह अंधी आस्थाएं ही उनकी दीनता तथा गरीबी के मुख्य कारण है। ये सब जो है प्रेमचंद्र के साहित्य में हमें देखने को मिलता है, उनकी रचना में देखने को मिलता है। प्रेमचंद्र अपने दलित विमर्श में इस तथ्य से भी बेखबर नहीं है कि दलित शिक्षा ही दलित मुक्ति का आधार है। प्रेमचंद्र जिस प्रगतिशील को लेकर चल रहे थे वह भले ही अम्बेडकरवादी ना हो पर उसके निकट जरूर थी, किंतु प्रेमचंद्र के बाद के प्रगतिशील साहित्य में हमें दलित विमर्श की यह तेजस्विता नहीं मिलती। प्रवृत्ति प्रगतिशील साहित्य में दलित वर्ग की उपस्थिति एक मजदूर वर्ग के रूप में है, जिसका पूंजीपति शासक वर्ग
शोषण करता है, जिसके श्रम से वह अपने सुख की दुनिया बनाता है। तो ये सब हम प्रेमचंद्र के रचना में देखने को मिल सकता है हमें। प्रगतिशील साहित्य में वस्तुतः जो वर्ग विमर्श है वह अमीर और गरीब तथा शोषक और शोषित का विमर्श है, जिसकी पृष्ठभूमि में मार्क्सवादी दर्शन है। इधर साहित्य की जनवादी धारा ने दलित वर्ग के आर्थिक सवालों को जो है उठाया है, तो सामाजिक समानता के प्रश्न को भी स्वीकार किया है। वह अब पूंजीवादी के उन्मूलन के साथ साथ ब्राह्मणवाद के विरुद्ध भी रचनाशील है। 60 के दशक में दलित साहित्यकारों की एक पूरी पीढ़ी उभर कर सामने आई, जिसमें इनमें जो है चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, ललाई सिंह यादव, यानी ये सब जो है सामने आए। ठीक, 70 के दशक में दलित साहित्य के नामकरण के साथ जो साहित्य अस्तित्व में आया उसका व्यापक असर हुआ। संप्रति दलित विमर्श ने एक विशाल लेखक वर्ग तैयार कर लिया है जो लगातार इन सवालों से जूझ रहा है। इनमें मतभेद और भटकाव भी है। दलित लेखक संघ के एक गुट ने प्रेमचंद्र की जयंती 31 जुलाई 2004 को उनके प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि की प्रतियां जो है जलाकर अपना विरोध जताया, जिसकी व्यापक आलोचना हुई। तो ये आप देख ही रहेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान शब्दों में जो है बोला जा रहा है और ये आपको समझ आ ही रहा होगा। फिलहाल आज के दलित लेखकों में मोहनदास, निमिष राय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि, धर्मवीर, शिवराज सिंह बेचैन, जयप्रकाश कदम, अजय नावरिया, तेज सिंह, सूरजपाल चौहान, रजनी तिलक, मलखान सिंह आदि प्रमुख है। ये सब जो है आज के दलित लेखक हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें हम ज्योतिबा फूले और अंबेडकर जी के योगदानों की चर्चा करेंगे कि उन्होंने जो है दलित साहित्य में और इनको लेकर जो है कितने आंदोलन किए। इन सब की जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।